पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो बहुत दिनों पहले से अपील कर रहे हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, मुख्तलिफ आलमी इदारों से कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो गरीब ममालिक हैं, उनके लिए उनको जो रीपेमेंट्स हैं उसमें आसानी और सहूलत पैदा की जाए। लेकिन अब अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बर्नी सैंडर्स ने 300 लॉ मेकर्स के साथ मिलकर दुनिया के मालियाती इदारों को एक खत लिखा है, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी लिखा है, यूरोपियन यूनियन को भी लिखा है, वर्ल्ड बैंक को लिखा, IMF को लिखा, एशियन डेवलपमेंट बैंक को लिखा कि गरीब ममालिक की जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स हैं उन्हें माफ़ किया जाए। कुछ इस किस्म की उन्होंने रिक्वेस्ट की, हालांकि इससे पहले पेमेंट सस्पेंड हुई। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से 2002 और 2003 में शौकत अजीज़ साहब की जब हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में वो प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो पेरिस क्लब ने पाकिस्तान को $12.5 बिलियन की रीस्केड्यूलिंग की थी, जिससे मुशर्रफ रजीम को एक बड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिली थी इंटरनेशनल पेमेंट्स में। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज के लिए एक लॉन्ग टर्म डेट रीपेमेंट रीस्केड्यूलिंग हो सकती है वर्ल्ड बैंक से या IMF से, पेरिस क्लब से? बिल्कुल हो सकती है। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट एट दैट टाइम विद मुशर्रफ। मैं आपसे ये कहूँ, देखें इस वक्त जो है ना रिपेमेंट और या रीस्केड्यूलिंग नहीं चाहिए हमें, इस वक्त हमें राइट ऑफ चाहिए। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं 2-2, 3-3 ट्रिलियन डॉलर्स अपने ममालिक को दे रही हैं, तो यूरोपियन यूनियन भी 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज दे रहा है, अमेरिका ने 2 ट्रिलियन डॉलर का दिया है, 3 ट्रिलियन की और बात कर रहे हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग हमारे जैसे ममालिक का अगर आप टोटल भी देख लें तो 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर नहीं बनेगा। तो अगर हम 40%, 50% भी राइट ऑफ कर देते हैं तो दिस इज वंस इन अ सेंचुरी टाइप ऑफ अ सिचुएशन। ये कोई ऐसा नहीं है कि हर 10 साल के बाद या कोई हम अपनी गलती की वजह से या ओवर स्पेंडिंग की वजह IMF या वर्ल्ड बैंक डिसबर्स करते हैं। मैंने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक को खतरा है कि उनकी रेटिंग मुतासर हो जाएगी। ये पैसा होता किसका है जो IMF और वर्ल्ड बैंक? मेंबर ममालिक का पैसा। देखिए, मेंबर ममालिक का पैसा होता है। बैंक सारे उसी तरीके से काम करते हैं। एक प्राइवेट बैंक के पास डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, एक ऐसे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास मेंबर कंट्रीज का पैसा होता है। मगर जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उसमें जो इतनी अमीर मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने बजट से या अपने एक थोड़ा सा, उनको तो पैसा प्रिंट करना है सिर्फ। लिटरली आई एम सॉरी टू से दिस, इट्स अ शेमफुल कमेंट दैट आई एम मेकिंग, मगर उनको तो सिर्फ पैसा प्रिंट करके अपनी इकोनॉमीज को चला रहे हैं। अमेरिकन डॉलर सेज इन गॉड वी ट्रस्ट, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग। तो इस वक्त हमें चाहिए कि एक डॉक्टर फरूख सलीम 40% तक अगर हमारा डेट राइट ऑफ होता है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, क्या हो सकेगा ऐसे? डॉक्टर साहब, पहले हमें ये देखना है कि अगर आप बजट 2019-20 खोल के देखें तो उसमें जो डेट सर्विसिंग के लिए हमने अमाउंट मुख्तस की है वो 2,900 अरब की है, और उसमें से 2,500 अरब जो है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक डेट के लिए है। यानी कि हमारे ऊपर जो बोझ है डेट सर्विसिंग का वो 88% जो है वो अंदरूनी है और 12%, सिर्फ 12% जो है वो बैरूनी है। और बैरूनी में से अभी जो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक और IMF, वो ठीक है, लेकिन जो कमर्शियल डेट है जो हमने बैंकों से ले रखा है, जो हमने यूरो बॉन्ड्स फ्लोट कर रखे हैं, वो कभी भी माफ नहीं हो सकता। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं। और फिर आप ये देखिए कि टोटल का टोटल जो बोझ है वो तो 12% है। अगर उसमें कुछ डेट राइट ऑफ भी हो जाता है तो ये समझ लेना कि पाकिस्तान की ईद हो जाएगी अगर हमारा बैरूनी कर्जा जो है वो डेट राइट ऑफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही कम होगा। असल इम्पैक्ट जो है वो हमारा अंदरूनी कर्जे का मामला है। 88%, जैसे मैंने पहले कहा, 88%। ठीक ठीक, अच्छा, उसमें एक चीज कह दूं, उसका इम्पैक्ट ये बात जी डॉक्टर साहब, वहां पे इंटरेस्ट रेट CEO ऑफ अ प्राइवेटली 1% शरह सूद हम गिराते हैं। बासर शमसी साहब, डॉक्टर साहब रुके मेरे साथ, डॉक्टर साहब रुकें। बासर शमसी साहब, जी डॉक्टर साहब मेरे साथ रुकें, डॉक्टर साहब प्लीज रुकें। बासर शमसी साहब, ये बार बार ये बात अब दोहराई जा रही है गुज़िश्ता 2-3 माह में कि पाकिस्तान का जो डेट है जो उठाया हुआ है वो एक्सटर्नल इतना प्रेशर नहीं है जितना इंटरनल डेट है जो पाकिस्तान के बैंकों से उठाया। आपसे बैंक से शायद इतना ना उठाया हो, लेकिन जो पाकिस्तान का इंटरनल डेट है हुकूमत ने उठाया हुआ, इसका कुछ हो सकता है?
वेल जो अभी जो इंटरेस्ट रेट्स में कमी आई है 4.25% की, इसका सब द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो ऑफ कोर्स विल हेल्प द गवर्नमेंट। ऑल्सो द गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड अनलाइक इन द प्रीवियस साइकिल्स कि जब इंटरेस्ट रेट हाई साइड पे थे तो गवर्नमेंट हैड फ्लोटेड अ लॉट ऑफ, उसमें ज़्यादा कंपोनेंट जो होता था वो 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर बॉन्ड्स का होता था। तो गवर्नमेंट वुड गेट लॉक्ड, ये 14, 15, 16, 13, 14, 15% पे वो 10 साल के बॉन्ड्स फ्लोट हो जाते थे लोकली। उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होता था तो गवर्नमेंट को उसका एक मार्जिनल इम्पैक्ट मिलता था, फुल इम्पैक्ट नहीं मिलता था, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रेजरी बिल्स। इस दफ़ा ये हुआ है कि क्योंकि यील्ड कर्व जो थी इन्वर्टेड थी और क्योंकि 3 साल मतलब 1 साल का रेट 3 महीने से कम था और 3 साल का रेट 1 साल से कम था और 10 साल का रेट 5 साल से कम था, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो हुई है या ज़्यादा जो बोरिंग हुई है गवर्नमेंट की वो शॉर्ट डेटेड पेपर में हुई है, तो उसकी मैच्योरिटी भी कंटिन्यूसली आ रही है ओवर दिस ईयर। तो दिस टाइम अराउंड ये 4.25% का कट हो चुका है और इसके अलावा भी मार्केट ने कोई 1-1.5% का कट और भी बिल्ड किया हुआ है प्राइसेस यील्ड्स के अंदर। इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगी। लेकिन शमसी साहब, मेरे पास चंद दिन पहले खाकान अब्बासी साहब तशरीफ़ लाए थे एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन के लिए, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे कहा, जब NFC अवार्ड की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट में जो रीपेमेंट्स होती थी 1500 अरब रुपए की सालाना, वो बढ़ के 3200 अरब तक जा पहुंची। यानी पाकिस्तान का डिफेंस बजट तो कोई 1400-1500 अरब का है, लेकिन जो डेट पेमेंट्स हैं वो 3200 अरब तक जा पहुंची और ये ज़्यादातर बैंक से उठाई। ये क्यों सिचुएशन डेवलप कर गई और पाकिस्तान ने क्यों इतना हाई इंटरेस्ट रेट रखा हुआ था पाकिस्तान की हुकूमत ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, जब प्रेजेंट गवर्नमेंट ही को वो पैसे की मतलब डस पड़ रही थी? देखें, इट्स अ बैलेंस है बिटवीन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन। तो ये तो अब दिस इज़ अ डिफरेंट डिबेट कि पाकिस्तान में कितनी डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और इतनी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। बट लास्ट टाइम अराउंड ये जो ज़्यादा जो हुआ था इशूएंस, जब लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट्स पीक पे गए थे साइकिल पे, देखें इस दफ़ा जो इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक हुआ वो तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए पीक हुआ। इट डिड नॉट स्टे लॉन्ग। हाइकिंग इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे थे टिल लेट लास्ट ईयर और फिर ये रिविजन हो गया बहुत एक्सट्रीम एंड इवन मोर सो बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये दिस टाइम अराउंड जो बोरिंग हुई हायर रेट्स के ऊपर वो शॉर्ट टेनर में हुई और इतनी सब्सटैंशियल नहीं हुई एज अपोज टू द लास्ट साइकिल। तो लास्ट साइकिल के अंदर बहुत इंस्ट्रूमेंट्स जो क्योंकि बहुत पॉजिटिव स्प्रेड था, शॉर्ट टर्म रेट जो था वो ऑलमोस्ट 2% यानी कि 6 महीने का रेट 2% नीचे था 3 साल और 5 साल के रेट से। तो इसलिए गवर्नमेंट को काफ़ी हैवी प्राइस उसकी पे करनी पड़ गई। दिस टाइम अराउंड ये नहीं हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे नथी है। पाकिस्तान में जैसा कि हम सब जानते हैं कि 35 कहा जाता है कि 65% पाकिस्तान की आबादी जो है उसकी उम्र 35% से कम है। इसमें से बहुत से लोग, कोई यूट्यूब के चैनल बनाना चाहता है, कोई बैक एंड पे इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन इसके लिए कोई आसान कर्ज, बैंक्स जो हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आसान किस्तों पे कर्जे लोगों को दे नहीं सकते। ना ही पाकिस्तान में वेंचर कैपिटलिज्म है जैसे मगरबी दुनिया में है, ना ही पाकिस्तान में हाउसिंग मॉर्गेज मार्केट है कि लोग जो है आसानी से अपने घर जो है खरीद सकें। इसकी क्या वजह है? एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट आप क्या समझा सकेंगे, खास करके अब जो क्राइसिस है कि लोगों को आसानी से कर्जे मिल सकें, लोग अपने छोटे छोटे बिजनेसेस एस्टेब्लिश कर सकें, इसके रास्ते में बुनियादी रुकावट है क्या? देखिए, ये जो गिग इकॉनमी की आप बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कुछ वेबसाइट्स हैं बाहर जिसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, प्राइमरीली कोई 4 या 5 वेबसाइट्स हैं जिस पे ज़्यादातर गिग इकॉनमी के लोग टास्क कर रहे हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग है चाहे कुछ और है, बेसिक लेवल की ऐप डेवलपमेंट है। अब इसमें ये है कि इसके जो लोगों के पास रेमिटेंस आ रही है ये एक अजीब ये आप फॉर्मल चैनल के थ्रू ही रही है, बट वो हम कैटेगराइज नहीं कर सक रहे हैं कि ये इसमें कौन सी जो है इसमें वो फैमिली सपोर्ट की है, कौन सी कमर्शियल पेमेंट आ रही है, कौन सी गिग इकॉनमी की आ रही है। तो इसलिए इस वक्त उसको इनफॉर्मल, इसको इनफॉर्मल आप एक्सपोर्ट कह लें ऑफ टेक्नोलॉजी या डेटा एंट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको ये सही तरह से कैप्चर नहीं हो रहा है फ्लो। आई मीन फॉर्मल है बट कैटेगराइज नहीं हो सक रहा है। सो एज अ रिजल्ट इफ फ्रीलांसर इज टू कम टू अस एंड से कि मेरी इनकम है एक्स अमाउंट की और आप मुझे फाइनेंस कर दें,
तो वो कभी पैसे उसने अपने भाई के नाम मंगाए हैं, कभी उसने किसी और तरीके से पैसे मंगवाए हैं, तो वो कोई उसकी पेपर ट्रेल सही तरह एस्टैब्लिश करनी मुश्किल हो जाती है। ठीक, कुछ पैसे वो बाहर ही रखते हैं और उसका वो एक तो ये कॉम्प्लिकेशन, डेबिट कार्ड ले लेते हैं और अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। नहीं, ये तो एक तो ये कॉम्प्लिकेशन है कि जी हाँ, एक तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं हो सकती, एक तो ये कॉम्प्लिकेशन। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई है पाकिस्तान में कि अभी जैसे सुन रहे हैं कि शायद मजीद काम हो जाएगा, जब तक आसानी से कर्जा नहीं मिल सकेगा लोगों को डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, इसके रास्ते में क्या रुकावट है? क्या कैसे ये मुमकिन हो कि लोगों को उस तरह से आसानी से कर्जा मिल सके जैसे अमेरिका में, बरतानिया, यूरोप में मिलता है? पहली बात तो मेरे ख्याल में जब तक रिपोजेशन का रेगुलेशन यहाँ पे सही नहीं होगी तो मॉर्गेज फाइनेंस, आई थिंक वी आर द मार्जिनली थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर इन पाकिस्तान एट अबाउट 10-11 बिलियन, एंड दिस इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट कैन बी। जब तक अभी भी 4 साल लगते हैं रिपोजेस करने में होम। अब ये हाई कोर्ट के अंदर लेजिस्लेशन तो पास हो गई थी, मगर फिर वो हाई कोर्ट में स्टे हुई थी, वहाँ से फिर ऑर्डर आ गया, लास्ट मंथ क्लियर हो गया, बट वो अब अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है 7 तारीख को। सो नाउ वी हैव टू अगेन वेट टिल आफ्टर ईद ताकि उसकी हियरिंग हो और मालूम हो कि repossession will it become effective into law.